आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। पिछले वीडियो में हमने नदी घाटी परियोजनाओं से होने वाले लाभ एवं हानि के बारे में बताया था और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती हैं इसके बारे में मैंने बताया था। थोड़ा सा मैं पहले से चर्चा कर लेता हूं। मैंने बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में आर्थिक मंदी छाने लगी। पूरे विश्व में आर्थिक मंदी छाने लगी। इसी दौरान अमेरिका में इस आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी। वहां की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर अमेरिकी सरकार ने निजी कंपनियों के हाथ में नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई की व्यवस्था के लिए कार्य करने का फैसला लिया, जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई की व्यवस्था के लिए। इसके बाद प्राइवेट कंपनियों ने, निजी कंपनियों ने इस पर कार्य करना शुरू किया, लेकिन उस समय जो निजी कंपनियां थी वो मनमानी करने लगी, ज्यादा जैसे बिजली का रेट ज्यादा रखने लगी। इन सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी सरकार ने निजी कंपनियों के हाथ से इस परियोजना को छीन लिया, इस परियोजना को अपने हाथों में ले लिया। निजी क्षेत्र में जो दिए गए थे परियोजना उसको अपने हाथों में लेकर के और उस समय टेनेसी वैली अथॉरिटी का गठन किया और टेनेसी वैली अथॉरिटी के तहत वहां बांध बनाए जाने शुरू किए गए जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में शामिल थे। चलिए आज भारत के कुछ प्रमुख परियोजनाओं के बारे में देखेंगे। नदी घाटी परियोजनाओं के कई सारे पार्ट होंगे और जैसे कि अगर हम एक वीडियो में अगर इसको डालते हैं तो बहुत लंबा चैप्टर जाएगा, इसलिए इसको 2-3 वीडियो में करके इसको मैं डालूंगा और आप प्रत्येक वीडियो को अच्छे से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे और उसका नोट्स बनाते हुए जाएंगे। चलिए आज डालिए आप लोग हेडिंग नदी घाटी, भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं या भारत के प्रमुख बांध। भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं या भारत के प्रमुख बांध। देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की अगर बात आती है तो नदियों पर बांध बनाकर नदी के जल को रोक लिया जाता है। नदियों पर बांध बनाकर नदी के जल को रोक लिया जाता है, जिससे बांध के पीछे का क्षेत्र बहुत बड़ा जलाशय का क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि पीछे का जो जल का स्तर है, बांध के पीछे का जो जल का स्तर है वो ऊपर उठ जाता है, जिससे बांध के पीछे एक कृत्रिम झील बन जाता है, मानव निर्मित कृत्रिम झील बन जाता है। अब यहां से नहरें निकाल दी जाती है जिससे सिंचाई की व्यवस्था हो पाती है। बांध बनाकर यहां से जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। जलाशय वाले क्षेत्रों में मत्स्य पालन भी किए जाते हैं तथा किसी क्षेत्र को बाढ़ से बचाया जाता है। ये सारे उद्देश्य को पूरा किए जाते हैं नदी घाटी परियोजनाओं के तहत। भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी की परियोजना की जब बात आती है तो भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में मुख्य रूप से अगर देखें तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में देखेंगे। दामोदर नदी घाटी परियोजना को एक एक करके देखिए। दामोदर नदी गंगा की वितरिका, ये नदी यहां से गंगा नदी निकल रही है, उत्तराखंड से आ रही है यूपी, फिर बंगाल में आने के बाद 2 भागों में बट रही है। इसकी मुख्य धारा जिसको भागीरथी कहते हैं, ये बांग्लादेश में आ जा रही है, जिसको बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। इसकी एक धारा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है जिसको हुगली नदी कहते हैं और इसी हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर। दामोदर रांची के समीप से निकलने के बाद यह छोटानागपुर पठार के बीचों बीच प्रवाहित होती है। दामोदर नदी छोटानागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटियों से प्रवाहित होते हुए आकर के मिल जाती है। कहां आकर मिल जाती है? हुगली में, पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली में आकर मिल जाती है। अब देखिए स्थिति यह होता था कि जब छोटानागपुर पठार पर वर्षा होती थी, छोटानागपुर पठार पर वर्षा होती थी अर्थात ये झारखंड वाले क्षेत्रों में जब वर्षा होती थी तो ये दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में अच्छा खासा तबाही मचाता था। दामोदर नदी अच्छी खासी तबाही मचा दे, वहां पे तबाही मचाती थी ये नदी, जिसके चलते इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, जिसका कारण यह था कि जब छोटानागपुर पठार पर वर्षा होती थी तो छोटानागपुर पठार पर जब वर्षा होती थी तो ये जल
बह करके नदी के माध्यम से दामोदर और उसकी सहायक नदियों के माध्यम से ये जल कहां आता था? हुगली में। और हुगली में आकर के इसके जल स्तर को बढ़ा देता था, जिससे बंगाल में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। और इसी बाढ़ के चलते यहां दामोदर को कहा जाता था बंगाल का शोक। इस समस्या से निपटारे के लिए भारत सरकार ने यह विचार किया कि अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर भारत में दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत की गई। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर भारत में दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत की गई। यह दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत के लिए पहले दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई 7 जुलाई 1948 को। 7 जुलाई 1947 इसको लेकर चलिए 47 को दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई। और इस दामोदर घाटी निगम 48 की आजादी के बाद हुआ था। इस दामोदर घाटी निगम का उद्देश्य रखा गया। इस निगम का मुख्यालय कहां था? दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कोलकाता में था। कोलकाता में रखा गया। 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई तथा इसका मुख्यालय कोलकाता में रखा गया। इस निगम के तहत दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत हुई। दामोदर घाटी परियोजना में यह प्रावधान किए गए कि दामोदर एवं उनकी सहायक नदियों पर बांध बनाया जाएगा, जिससे कि जल को नियंत्रित किया जा सके। जल को नियंत्रित करने के लिए दामोदर एवं उनकी सहायक नदियों पर बांध बनाए जाने का प्रावधान किया गया। अब देखिए, इसके तहत कई सारे बांध बनाए गए, जिसमें मैथान, तिलैया, पंचेत हिल के बाद कोनार, ये 4 प्रमुख बांध हैं। दामोदर एवं उनकी सहायक नदियों पर बनाए गए बांधों में मैथान, तिलैया, पंचेत हिल, कोनार, ये प्रमुख बांध हैं। अन्य बांधों में अगर हम देखें तो बाल पहाड़ी, अय्यर, नोट कर लीजिए, इसके अन्य बांधों में बाल पहाड़ी, अय्यर, बेरमो, बोकारो, ये जो पहाड़ कुल 8 बांध बनाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, दामोदर एवं उनकी सहायक नदियों को मिलाकर कुल 8 बांध बनाए गए हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत। मैथान, तिलैया, पंचेत हिल, कोनार, बाल पहाड़ी, अय्यर, बेरमो और बोकारो, ये 8 बांध बनाए गए हैं। ये 8 बांध में से अगर देखें तो तिलैया, मैथान और बाल पहाड़ी, तिलैया और मैथान और एक बाल पहाड़ी, ये 3 जो बांध हैं, मैथान, तिलैया और बाल पहाड़ी। मैथान, तिलैया और बाल पहाड़ी दामोदर की सहायक नदी दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर मैथान, तिलैया और बाल पहाड़ी बांध बनाए गए। ऐसे तो बाल पहाड़ी अभी निर्माणाधीन है, अभी निर्माण कार्य चल रहा है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में इसका निर्माण चल रहा है बाल पहाड़ी बांध का। लेकिन ये 2 बांध तैयार है, मैथान और तिलैया, बाल पहाड़ी अभी निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये 3 बांध हैं जो दामोदर की एक प्रमुख सहायक नदी बराकर पर बनाया गया है। वही बोकारो और कोनार ये 2 बांध, बोकारो और कोनार ये 2 बांध बनाए गए हैं बोकारो नदी पर। बोकारो और कोनार 2 बांध बनाए गए हैं। बेरमो, अय्यर और पंचेत हिल, ध्यान रखिएगा, पंचेत हिल, अय्यर और बेरमो, ये 3 बांध दामोदर नदी पर बनाए गए हैं। कुल हुए आपके 8 बांध। इन 8 बांधों का नाम ध्यान रखिएगा, जिसमें से ये 4 बांध मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। इन 4 बांध में मैथान और तिलैया बराकर नदी पर, पंचेत हिल दामोदर नदी पर और कोनार बोकारो नदी पर स्थित बांध है। नोट कर लीजिए इसको।
अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगला जो परियोजना देखेंगे वो परियोजना होगा भाखड़ा नांगल परियोजना। अगला जो परियोजना होगा भाखड़ा नांगल परियोजना। अब देखिए यहां पर ये नदी प्रवाहित होती है, एक नदी यहां से प्रवाहित होती है मानसरोवर झील के निकट से। राकसताल झील है, मानसरोवर के निकट है राकसताल झील, और राकसताल झील से सतलज नदी प्रवाहित होती है। सतलज नदी का उद्गम होता है। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकसताल झील या राक्षसताल झील से निकलने के बाद यहां पर एक गार्ज का निर्माण करती है, सिपकिल्ला गार्ज, और सिपकिल्ला गार्ज के माध्यम से हिमाचल प्रदेश राज्य में, और फिर उसके बाद आती है पंजाब में, और पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। क्योंकि आपको पता है यहां से सिंधु नदी आकर के, और सिंधु नदी यहां गिरती है कहां, अरब सागर में, तो सिंधु में मिठानकोट के पास मिल जाती है कौन, सतलज नदी। यानी सतलज नदी सिंधु की सहायक नदी है। अब देखिए 1960 में जो जम्मू कश्मीर में जो सिंधु नदी तंत्र के जो भी नदियां हैं उसके जल बंटवारा किया गया 1960 में। 1960 के सिंधु जल समझौते के तहत, मैं सिंधु जल समझौता पढ़ा चुका हूं, सिंधु जल बंटवारा मैं पढ़ा चुका हूं। सिंधु जल बंटवारे के बारे में जानने के लिए आप हमारे पहले के वीडियो देखें जिसमें सिंधु नदी तंत्र मैं पढ़ाया हूं, उसके बाद वाले वीडियो में मैं सिंधु जल समझौते के बारे में बताया हूं। 1960 में सिंधु जल समझौते के तहत ऊपर के 3 नदियों के जल का 80% उपयोग पाकिस्तान करेगा, जबकि नीचे के 3 नदियों के जल का 80% उपयोग भारत द्वारा किया जाएगा। इसके उपयोग इन नदियों के उपयोग उन्हीं 3 नदियों में जिसका 80% जल का उपयोग भारत करेगा उसमें सतलज शामिल है। अब ये सतलज नदी जो है, सतलज नदी के जल के उपयोग के लिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 2 बांध बनाए गए हैं, भाखड़ा और नांगल। 2 बांध बनाए गए हैं, भाखड़ा और नांगल। ये भाखड़ा और नांगल 2 बांध बनाए गए हैं, और इन दोनों को संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल परियोजना के नाम से जाना जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आपको बता दें, यह जो परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना, यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसका मुख्य उद्देश्य भाखड़ा नांगल परियोजना का मुख्य उद्देश्य सतलज नदी पर बांध बनाकर यहां से नहरें निकाल करके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था के लिए जल उपलब्ध कराना है। ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत सतलज नदी पर बांध बना करके पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के क्षेत्रों में, सूखेग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना इस परियोजना का उद्देश्य है। यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। लेकिन इसका लाभ 5 राज्यों को मिल रहा है। यह 3 राज्यों को तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। ध्यान रखिएगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये तो संयुक्त परियोजना है ही, और इसके साथ साथ 2 राज्य और हैं जिसको लाभ मिल रहा है, वो है दिल्ली और दूसरा है हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, यानी इस भाखड़ा नांगल परियोजना का लाभ 5 राज्यों को मिल रहा है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना में 2 बांध बनाए गए हैं, एक भाखड़ा बांध, दूसरा नांगल बांध। भाखड़ा बांध जो है वो यहां हिमाचल प्रदेश में है, जबकि नांगल पंजाब में है। नांगल बांध पंजाब में है, जबकि भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है। दोनों के बीच लगभग 12 किलोमीटर की दूरी है, लगभग 12 किलोमीटर की दूरी है भाखड़ा और नांगल के बीच। जो भाखड़ा बांध है
दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय बांध भाखड़ा दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जबकि भारत का ये दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, क्योंकि टिहरी बांध इससे ऊंचाई में अधिक है। तो टिहरी ऊंचाई में अधिक है, तो टिहरी के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। लेकिन गुरुत्वीय बांध आए तो भाखड़ा है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध तो भाखड़ा है, जबकि दूसरा सबसे ऊंचा बांध है टिहरी के बाद है। टिहरी बांध परियोजना में पढ़ाऊंगा जब उत्तराखंड में, तो बताऊंगा टिहरी घाटी परियोजना जब बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा। टिहरी के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, जबकि दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा बांध। नोट कर लिए। ऐसे तो बांध का अधिकांशतः हिस्सा आप देखिएगा तो पड़ जाता है कहां, ये पड़ जाता है भाखड़ा बांध आपको यहां पे हिमाचल प्रदेश में। इसके पीछे एक जलाशय बहुत बड़ा, ये बांध के बन जाने से मैं पहले ही बताया था कि जब नदी के जल को बांध बनाकर रोक दिया गया तो बांध के पीछे का हिस्सा पूरा जल का स्तर बढ़ जाता है और जलाशय का क्षेत्र बन जाता है, एक कृत्रिम झील बन जाता है। तो यहां भी इस भाखड़ा बांध के पीछे में एक बहुत बड़ा जलाशय का रूप ले लिया है। उस जलाशय को, पीछे के जलाशय को हम गोविंद सागर झील कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गोविंद सागर झील कहां है? गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा बांध के पीछे में एक बहुत बड़ा जलाशय बन गया है और उसी जलाशय को हम कहते हैं गोविंद सागर झील। और यह झील जो है वो कहां है? वो सतलज नदी के जल को रोक करके और उसके पीछे के क्षेत्र में, भाखड़ा बांध के पीछे के क्षेत्र में बना है। ये मानव निर्मित झील है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब आगे बढ़ते हैं। कोसी नदी परियोजना, कोसी परियोजना के बारे में देखते हैं। तीसरा परियोजना हेडिंग है कोसी परियोजना। आपको जैसे हम दामोदर बताया वैसे ही कोसी नदी है बिहार के लिए। पहले कोसी नदी थोड़ा सा देखिए। तिब्बत के क्षेत्रों से निकलकर कोसी नेपाल से होते हुए बिहार में पहुंचती है। नेपाल तिब्बत का जो क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र है और ढाल के सहारे जब कोसी नदी समतल मैदानों में आती है, जब बिहार के समतल मैदानों में आती है तो ये ऊपर से क्या करती है? जो मलबे हैं औसाद हैं, ये सारी चीजें लेकर आती है और आकर के मैदानी क्षेत्रों में अपने ही रास्ते में इन मलों को जमा कर देती है। ध्यान सुनिएगा, कोसी नदी तिब्बत से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है। जब ऊपर का जो नेपाल का जो हिस्सा है वो पहाड़ी क्षेत्र है और वहां से तेजी से बहते हुए मिट्टी बालू के कण सब काट कर लाती है और ला करके मैदानी क्षेत्रों में अपने ही मार्ग में जमा करने लगती है। मिट्टी को, बालू के कण को अपने ही मार्ग में जमा करने लगती है, जिससे कोसी नदी अपने ही मार्ग को अवरुद्ध कर लेती है और अवरुद्ध करने के चलते यह तुरंत ही रास्ता बदल देती है। ध्यान रखिएगा, कोसी नदी रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। पता चलता है कि आज बह रहा है, नदी ऐसे बह रहा है और कल इस क्षेत्र में कोई नहीं, इस क्षेत्र में सूखा है। पता चला कि रातों रात ही रास्ता बदल दिया। पता चला रात में यहां आदमी सोए हुए हैं, जानते हैं कि इधर से तो ये सूखा क्षेत्र है, नदी तो इधर से, पता चला रातों रात रास्ता बदल दिया और खाट लगाकर बाहर सोए हुए हैं, नीचे नीचे नदी बाहर प्रवाहित होने लगी। ऐसी स्थितियां हो जाती है। तो नदी इधर जो मैदानी क्षेत्रों में आकर ये कोसी नदी रातों रात रास्ता बदल देती है, जिसके चलते पूरे उत्तरी बिहार बाढ़ के चपेट में रहता है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में भी
उत्तरी बिहार में बाढ़ आए हुए हैं। असम के साथ साथ उत्तरी बिहार में बाढ़ आए हुए हैं और उत्तरी बिहार में कोसी नदी तबाही मचाए हुए है, कोसी गंडक तबाही मचाए हुए है। तो कोसी नदी रातों रात रास्ता बदलती है, रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अब देखिए, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोसी नदी लगातार रास्ता बदलती है, बाढ़ लाता है यहां पे। इस स्थिति को देखते हुए कई सारे प्रयासों के फलस्वरूप कोसी नदी घाटी परियोजना के तहत बांध बनाए जाने का शुभारंभ किया गया 1954 में। 1954 में कोसी नदी घाटी परियोजना के तहत नेपाल के हनुमान नगर स्थान पर एक बांध बनाए जाने का प्रावधान शुरू किया गया 1954 में। और इसके तहत 1954 में जो ये प्रावधान शुरू हुआ, ये आगे चलकर 1965 में ये हनुमान नगर बैराज बनकर तैयार हुआ। नेपाल के हनुमान नगर नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया कोसी नदी पर, जिसे हनुमान नगर बैराज के नाम से जानते हैं, जो 1965 में तैयार हुआ था। अब ये बांध इसलिए बनाया गया ताकि जल को नियंत्रित किया जा सके और बिहार को, उत्तरी बिहार को बाढ़ की समस्या से बचाया जा सके। और अब देखिए, इस हनुमान नगर बैराज तो बना दिया गया, लेकिन आज भी ये स्थिति ये बनी होती है कि जब यहां नेपाल में जब तेज वर्षा होती है तो हनुमान नगर बैराज से जल छोड़ने पड़ते हैं, जिसके चलते फिर उत्तरी बिहार बाढ़ की चपेट में आ जाता है। यह प्रत्येक वर्ष की समस्या बनी हुई है और यहाँ की बहुत ही भयावह स्थिति बनी रहती है बरसात के मौसम में अभी भी। इसीलिए कोसी नदी घाटी परियोजना के तहत बांध बनाए जाने के बावजूद भी अभी भी बाढ़ की समस्या से उत्तरी बिहार जूझ रहा है। इसको ध्यान में रखिएगा कि बांध कहां बनाए गए हैं और कब निर्मित किया गया। यह हुआ कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी घाटी परियोजना के बाद हम लोग देखेंगे रिहंद बांध परियोजना। रिहंद परियोजना ध्यान रखिएगा। एक नदी है यहां, उस नदी का नाम है सोन नदी। सोन नदी सतपुड़ा की एक पहाड़ी है, पूर्वी पहाड़ी, जिसका नाम है मैकाले पहाड़ी। और मैकाले पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक से सोन नदी निकलती है और निकलने के बाद यह बिहार में आकर गंगा में मिल जाती है। पटना के पास ये गंगा में मिल जाती है। सोन नदी, ध्यान रखिएगा, सोन नदी सतपुड़ा श्रेणी के मैकाले पहाड़ी स्थित अमरकंटक चोटी से निकलने के बाद ये आकर बिहार में अपना मुहाना, गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है। इसी सोन नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद। सोन नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा है यहां, और मिर्जापुर के आसपास है सोनभद्र जिला। और सोनभद्र जिला जो है वो यूपी और एमपी की सीमा है। और यहां पर एक बांध बनाया गया है रिहंद नदी पर, जिसका नाम है रिहंद बांध। इस बांध का निर्माण रिहंद परियोजना के तहत किया गया। रिहंद नदी पर बांध बना करके इसके जल को रोका गया है। ध्यान रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, लेकिन इसका लाभ कई सारे राज्यों को मिल रहा है, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब देखिए, इसके साथ साथ आप देखिएगा ये जितने क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को क्या मिल रहे हैं? लाभ मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश को लाभ मिल रहे हैं। लेकिन परियोजना, संयुक्त परियोजना किसकी है? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है क्या? रिहंद परियोजना। और रिहंद परियोजना के तहत सोन की सहायक नदी रिहंद पर रिहंद बांध का निर्माण किया गया है, जिसके चलते रिहंद बांध के पीछे का हिस्सा एक बहुत बड़ा जलाशय का रूप ले लिया है। उस जलाशय का नाम है
वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील भी है, मानव निर्मित कृत्रिम झील भी है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है वो कहां है? मध्य प्रदेश में है, और यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील भी है, जो रिहंद नदी पर रिहंद बांध के निर्माण से उसके पीछे में बन गया है। उसको क्या कहते हैं? गोविंद वल्लभ पंत सागर। जबकि भगड़ा के पीछे क्या था? गोविंद सागर, गोविंद सागर झील। तो ध्यान रखिएगा, गोविंद सागर अगर झील पूछे तो भगड़ा नदी के पीछे, जबकि अगर गोविंद वल्लभ पंत सागर पूछे तो यह है रिहंद बांध, रिहंद नदी के बांध बनाकर जो रिहंद बांध है उसके पीछे में है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब देखिए, ये तो हो गया आपके रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना के तहत आगे देखिए रिहंद के बाद अगला है आपका चंबल परियोजना। चंबल परियोजना, चंबल जो है वो सोन की सहायक नदी है, सोन की नहीं, यमुना की सहायक नदी है। चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होते हुए मध्य प्रदेश से राजस्थान में जाती है, और राजस्थान से उत्तर प्रदेश में आती है, और उत्तर प्रदेश में एक जगह है इटावा। इटावा के पास आकर अपना मुहाना बनाती है कि कहां? यमुना नदी में। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल, और चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना में अपना मुहाना बनाती है। मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में आती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चंबल नदी पर बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी के जल को रोकने के लिए, रोक करके यहां आसपास के क्षेत्रों में, जैसे मान लेते हैं राजस्थान के क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था। आपको पता है कि राजस्थान का जो क्षेत्र है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, और इन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था के लिए चंबल नदी पर बांध बनाए गए। चंबल नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई, और चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत कुल 4 बांध के निर्माण किए गए हैं। 4 बांध 2 चरणों में निर्मित किए गए हैं। अब देखिए, पहले चरण में चंबल नदी घाटी परियोजना के पहले चरण में 2 बांध बनाए गए। पहले चरण में 2 बांध बनाए गए। पहला गांधी सागर, गांधी सागर, और दूसरा कोटा बैराज। कोटा शहर कोटा बैराज के पास ही है। चंबल नदी के किनारे कोटा शहर है। आप इस बैराज को पार करके आप जाते हैं कहां? कोटा शहर। तो ध्यान रखिएगा, गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, जबकि कोटा बैराज राजस्थान में। आपको पता है कि कोटा राजस्थान का एक शहर है। अब देखिए, मध्य प्रदेश में है गांधी सागर। गांधी सागर मध्य प्रदेश में ये बांध बनाया गया। ये सागर भी है, और ध्यान रखिएगा ये पीछे का जलाशय भी है। जलाशय के नाम पर ही बांध का नाम रख दिया गया है। गांधी सागर ये बांध भी है और ये जलाशय भी है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि वही बांध जो पीछे में जलाशय बन गया है उसका नाम है गांधी सागर, और उसी के नाम पर उस बांध का भी नाम रखा गया है। क्या? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहां है? मध्य प्रदेश में। किस नदी पर? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर इसी पहले चरण में कोटा बैराज, यानी कोटा के पास एक बांध बनाया गया, कोटा बैराज नाम से, राजस्थान में है। दूसरे चरण में 2 बांध और बनाए गए, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये दोनों बांध राजस्थान में है। यानी चंबल नदी पर चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत कुल 4 बांध बनाए गए हैं, जिसमें 3 बांध राजस्थान में और 1 बांध मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, जबकि कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान में है। अगर क्रम पूछ दे तो ध्यान रखिएगा, पहले उत्तर, अगर दक्षिण से उत्तर की ओर पूछे तो दक्षिण में आपको आएगा गांधी सागर, उसके बाद है राणा प्रताप सागर, उसके बाद है जवाहर सागर, और तब है लास्ट में यहां कोटा बैराज। ये 4 बांध निर्मित किए गए हैं, और ये चंबल नदी पर ये 4 बांध स्थित हैं। इसका क्रम आप याद रखिएगा। अब देखिए,
आज के इस वीडियो में हम लोग देखे दामोदर नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, भखड़ा नांगल परियोजना, उसके बाद चंबल परियोजना और रिहंद परियोजना के बारे में हम लोगों ने देखा। आज के इस वीडियो में रखेंगे इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।